हाय फ्रेंड्स, मैं छोटलाल कुमार आप सबको स्मार्ट स्टडी 2.0 में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12 का केमिस्ट्री कभी भी एक दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखेंगे जो 5 नंबर में पूछा जाता है। जैसे कल वाले वीडियो में हम 4 क्वेश्चन कराए हैं, उसमें का जो 5वां क्वेश्चन था वह रह गया था, तो बोले थे कि अगले वीडियो में करा देंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आज फिर 5 क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय देखेंगे, क्योंकि दीर्घोत्तरीय प्रश्न आप लोग के एग्ज़ाम में 15 नंबर दिया जाता है और यह 15 नंबर थ्योरी लिखना अति आवश्यक है। अगर आप थ्योरी 15 नंबर नहीं लिख पाते हैं तो इसलिए क्रॉस लग जाता है। इसलिए जो भी कार्बनिक रसायन से दीर्घोत्तरीय प्रश्न बन सकता था या 10 सालों में जो भी पूछा गया है उसको हम लेकर इस सीरीज में चल रहे हैं। तो इससे पहले एक वीडियो बनाकर डाल दिया गया है, अगर आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका हम लिंक दे रहे हैं, आप जाकर वहां से उसको देख सकते हैं। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि 5 नंबर का क्वेश्चन कल वाले वीडियो में रह गया था, तो हम पहले 5 नंबर क्वेश्चन ही देखेंगे। यह 5 नंबर में आप लोग को पूछा जाता है और कई बार पूछा गया है। आप जाकर क्वेश्चन बैंक से मैच कर सकते हैं कि यह क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है, या अगर आप दीर्घोत्तरीय प्रश्न कर लेते हैं तो बहुत सहूलियत होगा कि आप जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होता है उसमें अधिकांश आप अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि दीर्घोत्तरीय प्रश्न से रिलेटेड ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है। अगर आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न का नॉलेज है तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो भी होगा उसमें से बहुत संभावना है कि बहुत हद तक आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न को टच कर सकते हैं। तो पहला फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, विटामिन के स्रोत, कार्य एवं कमी से उत्पन्न होने वाले बीमारियों का उल्लेख करें। यानी जो भी विटामिन है वह हमारे शरीर में कहाँ से जनरेट होता है, यानी कहाँ से बनता है, क्या चीज़ खाने से मिलता है। अगर उस विटामिन का हमारे शरीर में सही से पूर्ति नहीं हो पाता है तो उससे कौन कौन बीमारी हो सकता है, इसी के बारे में यह क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पहला है विटामिन ए। तो जो विटामिन ए है, जो विटामिन ए है उसका प्रमुख जो स्रोत है, यानी कहाँ कहाँ से विटामिन ए मिल सकता है, तो दूध से मिल सकता है, अंडा से मिल सकता है, मक्खन से मिल सकता है, फल से मिल सकता है और मांस खाने से भी मिल सकता है। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाएगा कि विटामिन ए प्रमुख मात्रा में यानी कि भरपूर मात्रा में क्या चीज़ में पाया जाता है, तो यह गाजर में पाया जाता है। विटामिन ए का यह स्रोत है, यानी कहाँ से हमको विटामिन ए मिलता है। तो दूध हो गया, अंडा, मक्खन, फल, मांस और गाजर से विटामिन ए मिलता है, लेकिन भरपूर मात्रा में विटामिन ए जो होता है वह गाजर में पाया जाता है। अगर इसकी कमी हमारे शरीर में होता है तो उसे इसका कार्य क्या है हमारे शरीर में, यह जो विटामिन ए है वह कौन सा कार्य करता है, तो यह आँखों के लिए बहुत उपयोगी होता है। अगर विटामिन ए हमारे शरीर में कमी होता है तो इससे रतौंधी रोग होता है, जिसे रात में दिखाई यानी सूरज ढलने के बाद दिखाई नहीं देता है या बहुत कम दिखाई देता है, उसी को कहते हैं रतौंधी। तो विटामिन ए की कमी से होता है और इसका प्रमुख स्रोत दूध, अंडा, मक्खन, मांस और प्रमुख मात्रा में गाजर में पाया जाता है। आगे देखते हैं विटामिन बी। विटामिन बी का जो प्रमुख स्रोत हैं वह दूध, फल और मांस हैं। विटामिन बी दूध, फल और मांस से मिलता है। इसका उपयोग हमारे शरीर में क्या है, तो मस्तिष्क के लिए ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कभी कभी आदमी का चक्कर आ जाता है, यानी कि माइंड तक जो O2 है उसका सप्लाई सही से नहीं जा पाता है। तो यह प्रमुख कार्य क्या निभाता है हमारे शरीर में, तो मस्तिष्क के लिए ऑक्सीजन, O2 मतलब ऑक्सीजन की पूर्ति करता है और इसके कमी से बेरी बेरी रोग होता है। इसके कमी से बेरी बेरी रोग होता है। यहाँ भी क्वेश्चन पूछता है कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन के कमी से होता है ऑब्जेक्टिव में, तो विटामिन बी के कमी से होता है। आगे दिया है विटामिन सी। विटामिन सी का जो प्रमुख स्रोत है वह टमाटर है, नींबू है और आंवला है। लेकिन अगर प्रमुख स्रोत की बात की जाए, अगर ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ जाता है
कि विटामिन बी प्रमुख मात्रा में यानी भरपूर मात्रा में क्या चीज़ में मिलता है, तो वह आंवला में मिलता है। यानी जितना खट्टा पदार्थ होता है उसमें क्या होता है, विटामिन सी होता है। जैसे नींबू हो गया, आंवला हो गया, टमाटर हो गया। इसके शरीर में हमारा कार्य क्या है, विटामिन सी कहते हैं दांत तथा हड्डी के लिए उपयोगी होता है। दांत तथा हड्डी के लिए उपयोगी होता है। और स्कर्वी रोग होता है इसकी कमी से, जैसे मसूरों से खून ऊन आने लगता है। दांत से क्या होता है, खून ऊन आने लगता है ब्रश करने पर, तो विटामिन सी की कमी के कारण होता है। आगे दिया है विटामिन डी। विटामिन डी का जो स्रोत है वह दूध है, मक्खन है। और अगर प्रमुख मात्रा में पूछा जाए कि विटामिन डी हमारे शरीर में कहाँ से प्राप्त होता है, तो वह सूरज के प्रकाश से प्राप्त होता है, क्योंकि भरपूर मात्रा में सूरज के जो प्रकाश होता है उसमें विटामिन डी पाया जाता है। और यह स्वतः हमारे शरीर में बहुत अधिक मात्रा में क्या होता है, जनरेट हो जाता है। इसीलिए सुबह सुबह आदमी धूप में टहलने जाता है, या धूप में टहलना भी चाहिए सुबह सुबह, क्योंकि सूरज के प्रकाश में क्या होता है, विटामिन डी होता है, जो क्या करता है, हड्डी को मजबूत बनाता है। यानी कि हड्डी दांत के लिए सामान्य वृद्धि करता है। और इसकी कमी से हमारे शरीर में रिक्टस नामक रोग हो जाता है, जिसमें आप लोग देखिएगा किसी किसी बच्चा में अधिकांश होता है, जिसके शरीर पर अधिक मात्रा में मांस नहीं होता है, उसके हड्डी उड्डी सब ऐसे ही दिखाई देता है, मतलब बहुत कमज़ोर दुबला पतला आदमी हो जाता है, रिक्टस बीमारी हो जाता है विटामिन डी के कमी के कारण। और है विटामिन ई। विटामिन ई का जो प्रमुख स्रोत है वह हरी पत्तियाँ, तेल और सोयाबीन है। जो भी हम तेल लगाते हैं या तेल खाते हैं उसमें क्या मिलता है, विटामिन ए मिलता है। और यह हमारे शरीर में क्या कार्य करता है, तो यह जनन के लिए उपयोगी होता है। यह जनन के लिए उपयोगी होता है। जनन का मतलब होता है कि जैसे एक जीव अपने जैसे संतान को जब जन्म देता है उसी को जनन कहते हैं। और इसकी कमी से बांझपन होता है। बांझपन यानी कि जिस भी व्यक्ति के शरीर में विटामिन ई की कमी होता है उससे कोई भी संतान उत्पन्न नहीं होता है। और यह तो इस तरह पूछा है कि विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, तो यहाँ बांझपन होता है। विटामिन ई हमारे शरीर के लिए क्या कार्य करता है, तो जनन के लिए यह उपयोगी होता है। चलिए, तो इस क्वेश्चन को हम लोग देख चुके हैं। यह 5 नंबर यानी दीर्घोत्तरीय में पूछा जाता है। विटामिन के स्रोत कहाँ से प्राप्त होता है, कार्य इसका क्या है, और इसकी कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग होगा, इसी के बारे में उल्लेख करना है। आगे देखते हैं। अब एक कल वाला 5 नंबर क्वेश्चन था, आज का यह फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ भी दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, जितना भी प्रश्न है 5 नंबर में ही पूछा जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखना है। निम्नलिखित अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखना है, या इस तरह बोल देगा कि इसको उल्लेख करना है। तो आगे है बुर्ज अभिक्रिया, दूसरा है नाइट्रीकरण अभिक्रिया, विलिमसन अभिक्रिया, और चौथा है हाफमैन अभिक्रिया। जैसे कि 10th में आप लोग पढ़े होंगे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया, दहन अभिक्रिया। उस तरह 12th में थोड़ा हाई लेवल का होता है, 10th से थोड़ा हाई लेवल का होता है। बुर्ज अभिक्रिया, नाइट्रीकरण अभिक्रिया, विलियमसन अभिक्रिया और हाफमैन अभिक्रिया, इसी के बारे में उल्लेख करना है। तो जब यहाँ 5 नंबर में प्रश्न पूछा जाएगा तो सबको अलग अलग आप लोग के उल्लेख करना पड़ेगा। फर्स्ट नंबर लेते हैं बुर्ज अभिक्रिया, और यहाँ से इसका एक्सप्लेनेशन लिख देते हैं। जब हेलो एल्कोन की अभिक्रिया, हेलो एल्केन, कल वाले वीडियो में एल्केन के बारे में हम बता दिए हैं। इसका उपयोग क्या है, इसका संरचना सूत्र क्या है, यह सब इससे पहले वाले वीडियो में बता दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर उस वीडियो को पहले देख लीजिए। तो बुर्ज जो अभिक्रिया है, जब हेलो एल्कोन की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, यानी कि उसमें ईथर भी रहना चाहिए, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तो हेलो एल्केन बनता है। और जब एल्केन बनता है तो उसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, बुर्ज अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ दिखाया गया है। हेलो एल्कोन की अभिक्रिया क्या चीज़ कराया जाता है, या एक उदाहरण इसमें देना पड़ेगा। जैसे कि
2CH3 और Cl एक क्लोरीन है और सोडियम की उपस्थिति में क्या किया जाता है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराया जाता है। सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराया जाता है तो क्या बनेगा, एल्केन बनेगा। जैसे कि इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, यही एल्केन का सूत्र है। और NaCl यानी कि नमक भी बनता है, यानी कि सोडियम क्लोराइड बनता है। दूसरा है नाइट्रीकरण अभिक्रिया। जब हेलो एल्डिन्स की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3 के साथ सांद्र H2SO4, इसको सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, जो बैटरी उटरी में रहता है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, 2 नाइट्रो हेलोबेंजीन तथा 4 नाइट्रो हेलोबेंजीन बनता है। और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, नाइट्रीकरण अभिक्रिया बोला जाता है। एक उदाहरण भी यहाँ लिख दिया गया है, एक उदाहरण भी यहाँ लिख दिया गया है। जैसे कि देख सकते हैं ये हेलो एनिरस है और नाइट्रिक, यहाँ देख सकते हैं नाइट्रिक अम्ल का यहाँ ये सूत्र है, नाइट्रिक अम्ल। और इसके उपस्थिति में, जिसके भी उपस्थिति में बोलेगा उसको इस तीर के ऊपर रखा जाता है, वह उत्प्रेरक का कार्य करता है। यह क्या करता है, उत्प्रेरक का कार्य करता है, उपस्थिति में कराया जाता है। देखिए यहाँ 2 नाइट्रो, इसको बोलते हैं 2 नाइट्रो हेलोबेंजीन, इसको बोलते हैं 4 नाइट्रो हेलोबेंजीन, और इसके साथ जल भी निकलता है। तो एक रिएक्शन भी दिखाना अति आवश्यक होता है, क्योंकि केमिस्ट्री का यह रूल है कि अगर आप यह जो डिफिनीशन है वह नहीं भी लिखते हैं, अगर नाइट्रीकरण अभिक्रिया का केवल आप एक एग्जाम्पल दे देते हैं तो जो एग्जामिनर होता है वह समझ जाता है कि यह इस अभिक्रिया के बारे में इसके पास नॉलेज है, क्योंकि उसी बात को यहाँ रिएक्शन के माध्यम से दिखाया जाता है, यानी समीकरण सूत्र के माध्यम से दर्शाया जाता है, और उस बात को ऊपर लिखा गया है, उसको ना लिख कर इसको भी आप लिख देते हैं तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। आगे है विलियमसन अभिक्रिया, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। जब हेलो एल्कोन की अभिक्रिया सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोकसाइड, इसको सोडियम क्लोकसाइड बोला जाता है, ये वाला जो है, के साथ कराई जाती हैं तो ईथर बनता है। ईथर के भी बारे में हम अच्छा से इससे पहले वाले वीडियो में एक्सप्लेन कर दिए हैं, इसका उपयोग क्या है, इसका कार्य क्या है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो ईथर बनता है, क्या चीज़ की अभिक्रिया कराते हैं, जब हेलो एल्कोन की अभिक्रिया, जब हेलो एल्केन की अभिक्रिया क्या चीज़ से कराया जाता है, सोडियम एक्सोक्साइड से कराया जाता है तो ईथर बनता है। और इसे, इस अभिक्रिया को क्या बोलता है, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया बोला जाता है। जैसे कि देख सकते हैं ये वाला हेलो एल्केन है और यह क्या है, जैसे कि यहाँ लिखा भी गया है सोडियम एक्सोक्साइड, ये वाला है, और इसको रिएक्शन कराया जाता है तो क्या बनेगा, रिएक्शन कराया जाता है तो ईथर बनता है, ये वाला बनेगा। और इसके साथ NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड भी बनता है, और इसी ही अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, इस अभिक्रिया को विलियमसन अभिक्रिया कहा जाता है। आगे देखते हैं 4 नंबर, हाफमैन अभिक्रिया क्या है। इसको आप लघुत्तरीय प्रश्न नहीं पूछ सकता है, यानी कि 2 नंबर में भी इस तरह केवल एक अभिक्रिया देकर पूछ सकता है कि हाफमैन अभिक्रिया क्या है, इसका एक उदाहरण दे। तो जब बेंजीन एमाइड को ब्रोमीन तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोला जाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को मिलाकर गर्म किया जाता है तो एनिलीन बनता है। एनिलीन के बारे में भी इससे पहले वाले वीडियो में बता दिए हैं। जिस कंपाउंड का ज़रूरत है, जो बार बार पूछा जाता है या इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, उसके बारे में हम उल्लेख कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा ऐसा कंपाउंड है जिसका संरचना सूत्र बहुत लंबा लंबा होता है, उस सबको याद रखना उतना कुछ खास ज़रूरी नहीं है, क्योंकि स्मार्ट वर्क करना है तो जो भी पूछा जाता है उसी के बारे में सोचिए, उसी को देखिए बार बार, अपने आप यहाँ याद हो जाएगा। नहीं याद होता है उसको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, बार बार देखिए, याद हो जाएगा। तो हाफमैन अभिक्रिया क्या है, जब बेंजीन एमाइड की ब्रोमीन तथा
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH को मिलाकर गर्म किया जाता है तो एनिलीन बनता है। इससे पहले वाले वीडियो में एनिलीन का उपयोग भी हम बता दिए हैं, इसका संरचना सूत्र भी बता दिए हैं। एनिलीन बनता है। तो ये वाला जो है क्या चीज़ का है, बेंजीन एमाइड। ये वाला क्या है, बेंजीन एमाइड है, यह ब्रोमीन है और यह KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। इसको जब गर्म किया जाता है तो एनिलीन बनता है। ये वाला क्या है, एनिलीन का सूत्र है। और K2CO3 और जल भी बनता है, यह ब्रोमीन है। अगला क्वेश्चन है थर्मोप्लास्टिक। यहाँ भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक में। थर्मोप्लास्टिक बहुलक तथा थर्मोसेटिंग बहुलक में क्या अंतर है। इस पहले वाले वीडियो में भी अंतर बताए हैं, एल्कोहल और फिनॉल में क्या अंतर है। तो अंतर लिखने से पहले इस तरफ बीच में एक सीधा लाइन खींच देंगे और दोनों तरफ लिख देंगे। यहाँ लिख दिए जैसे कि थर्मोप्लास्टिक, और यहाँ क्या है थर्मोसेटिंग, दोनों तरफ लिख देंगे। इसमें फर्स्ट में लिखेंगे थर्मोप्लास्टिक को गर्म करके छोड़ देने पर कठोर हो जाता है। थर्मोप्लास्टिक को गर्म करके छोड़ देने पर कठोर हो जाता है। जैसे पैलोथीन को जब आप जला दीजिएगा तो क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है। पैलोथीन थर्मोप्लास्टिक के क्या है, उदाहरण है, जैसे कि पैलोथीन। दूसरा है थर्मोसेटिंग बहुलक, को बार बार गर्म करने पर कठोर होता है। इसको एक बार गर्म करके छोड़ दीजिएगा तो यह मुलायम ही रहता है, जब इसको बार बार गर्म करिएगा तो यह भी क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है। इन दोनों में यह बेसिक डिफरेंस है, जैसे कि बेकेलाइट। दूसरा अंतर में आप लिख सकते हैं, इसके अणुओं के बीच अंत आणविक बल कमज़ोर होता है। अब आंतरिक आणविक बल क्या होता है, तो पदार्थों को कणों के बीच एक बल लगा रहता है, जिनको उनके जो अणु होते हैं उनको खींच कर रखता है। जैसे कि ठोस पदार्थ कठोर होता है, क्यों, इस तरह क्वेश्चन आता है, ठोस पदार्थ कठोर क्यों होता है, तो उनके बीच अंतर आणविक बल क्या होता है, मजबूत होता है, इसलिए वह नहीं बह पाता है। जैसे कि द्रव है पानी, तो पानी में जो होता है आंतरिक आणविक बल बहुत कमज़ोर होता है, इसलिए वह बहने लगता है। लेकिन मान लीजिए कोई ईंट पत्थर है यानी कि ठोस पदार्थ है, तो उसके बीच अंतर आणविक बल क्या होता है, मजबूत होता है। तो पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाले बल को क्या कहते हैं, अंतराण्विक बल कहते हैं। तो इसके अणुओं के बीच अंतराण्विक बल क्या होता है, कमज़ोर होता है, और इसके अणुओं के बीच अंतराण्विक बल क्या होता है, मजबूत होता है। यहाँ भी दूसरा अंतर हो गया। तीसरा है, इसमें कार्बन की लंबी श्रृंखला पाए जाते हैं, इसमें द्विक या त्रिक बंधन पाए जाते हैं। कार्बन की लंबी श्रृंखला का मतलब क्या हो गया, जब किसी भी कंपाउंड का संरचना सूत्र निकालिएगा, जैसे मान लीजिए निकाल रहे हैं CH4, इसको इस तरह करेंगे, C इधर एक H करेंगे, 2H हो गया, 3H हो गया, एक ऊपर H दे देंगे, 4H। इसको क्या बोलते हैं, श्रृंखला। यहाँ इसका संरचना सूत्र हो गया मीथेन का। यही कह रहा है कि इसमें कार्बन की लंबी श्रृंखला पाई जाती है, यानी बहुत लंबा तक यहाँ होता है, बहुत लंबा श्रृंखला क्या होता है, पाया जाता है। इसका जब संरचना सूत्र लिखिएगा तो बहुत लंबा पाया जाता है। तो यही बोल रहा है, इसमें कार्बन की लंबी श्रृंखला पाए जाते हैं। इसमें केवल द्विक हो सकता है या त्रिक हो सकता है। द्विक का मतलब क्या, दो ही कार्बन लगे हैं, उसके बाद चारों तरफ हाइड्रोजन लग जाएगा। तो इसमें द्विक या त्रिक हो सकता है, 3 कार्बन हो सकता है। तो इसमें क्या, द्विक या त्रिक बंधन पाए जाते हैं। यह इसका तीसरा अंतर हो गया। चौथा अंतर में लिख सकते हैं, इसकी आकृति अस्थाई होती है और इसकी आकृति अस्थाई होती है। अब आकृति अस्थाई और अस्थाई से क्या तात्पर्य है, जैसे मान लीजिए यह ईंट है, तो ईंट का जो होता है आकृति, मान लीजिए एक आयताकार है, तो ईंट की आकृति क्या होता है, अस्थाई होता है। तो ये चल जाएगा इसमें, यह हमेशा ईंट जो होगा अपने अवस्था में ही रहेगा।
क्या होगा, अस्थाई होगा। जैसे मान लीजिए कोई यह लोहा का बॉल है, गेंद है, तो इसका ये आकृति क्या होगा, हमेशा अस्थाई होगा, नहीं बदलेगा। मान लीजिए कोई बैलून है, यह कोई बैलून है, बैलून कैसे बनेगा, मान लीजिए कोई बैलून है, तो इसका आकृति अस्थाई नहीं होता है, इसमें से हवा थोड़ा निकल जाएगा तो यह और छोटा हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा, यानी कि इसका आकृति जो है अस्थाई है, बदलते रहता है। इसको बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, यही इसका तात्पर्य है कि इसकी आकृति क्या होती है, अस्थाई होती है, यानी बदलती रहती है, इसका अस्थाई होता है। इसका चौथा अंतर हो जाएगा। तो थर्मो प्लास्टिक बहुलक तथा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बहुलक में क्या अंतर है, तो बता ही दिए। इसको गर्म करके छोड़ देने पर कठोर हो जाता है, इसको बार बार गर्म करने पर क्या होता है, कठोर होता है। जैसे में इसमें पैलोथिन, इसमें बेकेलाइट लिख सकते हैं। इसके अणुओं के बीच अंत आणविक बल क्या होता है, कमज़ोर होता है, और इसके अणुओं के बीच आंतरिक बल क्या होता है, मजबूत होता है। इसमें कार्बन की लंबी श्रृंखला पाई जाती है, इसमें कार्बन के क्या होता है, द्वियात्रिक बंधन पाए जाते हैं। इसकी आकृति अस्थाई होती है, यानी बदल जाती है। इसकी आकृति क्या होती है, अस्थाई होती है, यानी कि नहीं बदलती है। जैसे इसमें बैलून ले सकते हैं, इसमें कोई लोहा का बल्ब ले सकते हैं। चलिए, तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में और हम लोग इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए और बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जो भी हम क्वेश्चन कराए हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो दोबारा भी देख लीजिए या तीसरा बार भी देख लीजिए। और अगर आप नोटबुक में नहीं नोट कर रहे हैं तो इस वीडियो को लगभग आपको 15 दिन 10 दिन पर देखना चाहिए। अगर 2 4 5 बार देख लीजिएगा तो ऑटोमेटिक यहाँ क्वेश्चन याद हो जाएगा। और आप लोग क्वेश्चन बैंक उठा कर देख सकते हैं, बार बार ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप यह दीर्घोत्तरीय प्रश्न कर लेते हैं तो बहुत संभावना है कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न बहुत सारा ऐसे ही लग जाएगा। जैसे मान लीजिए पूछ दिया कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, यहाँ आप मार दीजिए कि रतौंधी होता है। विटामिन ए हमारे शरीर में किस अंग के लिए आवश्यक है, तो यहाँ आँख के लिए आवश्यक है। इस तरह क्वेश्चन जैसे यहाँ सब भी पूछ देता है, विटामिन सी भरपूर मात्रा में कहाँ पाया जाता है, तो आंवला में पाया जाता है। इसके कमी से स्कर्वी रोग होता है, दांतों से खून आने लगता है। जैसे यहाँ पूछ देगा विटामिन डी कहाँ भरपूर मात्रा में पाया जाता है, सूरज के प्रकाश में पाया जाता है, इससे रिक्टेस रोग होता है। विटामिन ई की कमी से क्या होता है, तो बांझपन होता है। इस तरह